बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। उस अध्याय 2 का भाग 4 पढ़ रहे हैं। आपको मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रथम अध्याय रहा है पांडुलिपि चित्रकला परंपरा रहा है, और जो द्वितीय अध्याय है या दूसरा अध्याय है वह है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अर्थात राजस्थानी लघु चित्र परंपरा या राजस्थानी चित्र शैली है। तो इस राजस्थानी लघु चित्र शैली को अपन पढ़ते समय यह पढ़ रहे हैं कि राजस्थानी लघु चित्र शैली का विकास राजस्थान में हुआ और राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ। राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ होने के कारण या यहाँ राजपूत जाति की अधिकता होने के कारण इस राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था, और यहाँ पर जो कला शैली का विकास हुआ था वह कला शैली राजपूत शैली के नाम से जानी गई थी। लेकिन आगे चलकर जब अन्य रियासतों में भी इसी प्रकार की परंपरा के चित्रों का विकास हुआ या चित्रण दिखाई दिए, चित्रित ग्रंथ दिखाई दिए या मिले, उसके आधार पर कुछ कला समीक्षकों ने, कला विद्वानों ने इसका नाम राजपूताना के स्थान पर राजस्थान कर दिया और यहाँ पर विकसित कला शैली को राजस्थान शैली के नाम से पुकार दिया गया। इस राजस्थानी शैली का विकास राजस्थान में 4 संभागों में माना जाता है, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ हैं, जिनको अपन राजस्थानी शैली की या राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा की 4 स्कूलों के नाम से भी जान सकते हैं। इन 4 स्कूलों में छोटी छोटी अन्य उपशैलियाँ भी विकसित हुई थी। उन उपशैलियों में अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर कुछ पहचान बनाए होने के कारण उन्हें भी हम अलग अलग शैली के रूप में पढ़ते हैं। तो अभी अपन ने राजस्थानी लघु चित्र परंपरा या राजस्थानी चित्र शैली है, उस शैली के एक केंद्र को अपन ने पढ़ा है, मालवा केंद्र को, और मालवा केंद्र के बाद अपन अगला जो केंद्र पढ़ रहे हैं वो है मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। उदयपुर अपनी मतलब झील और प्राकृतिक वातावरण, वहाँ के सुंदर वातावरण के कारण, वहाँ के राजप्रसादों के कारण यह प्रसिद्ध रहा है। वैसे मेवाड़ इतिहास में वीरों की भूमि के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। तो वहाँ की जो चित्रण परंपरा है वो चित्रण परंपरा भी वहाँ के वातावरण के आधार पर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर प्रमुख रही है, प्रसिद्ध रही है। और यूँ कह सकते हैं राजस्थानी शैली का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभिक अवस्था मेवाड़ शैली में सबसे पहले दिखाई देती है। मेवाड़ को पहले मेदपाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में उसे मेवाड़ या उदयपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहले मेवाड़ में आने वाले क्षेत्रों में गोगुंदा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, गोगुंदा आदि प्रमुख क्षेत्र आया करते थे। चित्तौड़गढ़ प्रमुख क्षेत्र आया करते थे। लेकिन इन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे मेवाड़ शैली कहा गया। और यहाँ पर जो राज्य शासन थे, उस राज्य शासन में प्रमुख उपशैली जो विकसित हुई थी वो नाथद्वारा शैली हुई थी। नाथद्वारा उस समय वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, और केंद्र बनने के कारण वहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की एक मूर्ति स्थापित है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। उस मूर्ति को सजाने के लिए वहाँ पर पर्दों के रूप में पिछवई पेंटिंग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रित की गई थी, जो पिछवई पेंटिंगों के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आज अपन उसका जो दूसरा केंद्र है या कह सकते हैं अपन प्रमुख केंद्र है, वो केंद्र के विषय में मेवाड़ शैली का अध्ययन करेंगे। और मेवाड़ शैली राजस्थानी शैली का मतलब एक स्रोत रही है, या यूँ कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत रही है कि उसके आधार पर ही राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। तो राजस्थानी शैली में जो मेवाड़ शैली है वो अपना प्रमुख स्थान रखती है राजस्थानी शैली के विकास में। वैसे अपन मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ ये सभी स्कूलों को, सभी केंद्रों को पढ़ेंगे तो उनमें पता चलेगा कि यहाँ राजपूत राजाओं की अधिकता होने के कारण यहाँ राजपूत राजाओं की संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही चित्रांकन कार्य किया गया है। और राजपूत राजा सभी देखेंगे अपन कि वैष्णव संप्रदाय थे, वल्लभ संप्रदाय थे, और वैष्णव और वल्लभ संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था।
और भगवान श्री कृष्ण उनका आराध्य देव होने के कारण उन्होंने अपने राज शासन में या अपने संरक्षण में अपने चित्रकारों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को ही अधिकता से चित्रित करवाया था, या अपने दरबार से संबंधित और युद्धों से व जन सामान्य से के विषयों को ही चित्रित करवाया। तो यहाँ पर जो चित्रित विषय हैं उन विषयों में यदि चित्रित पोशाकों को देखा जाएगा स्त्री पुरुष में, तो यहाँ की राजस्थानी पोशाक कह सकते हैं कि जैसे स्त्रियों को ओढ़नी, लहंगा और चोली पहने हुए चित्रित किया गया है, तथा पुरुष आकृतियों को कृष्ण की जैसी पोशाक पहने हुए, कमर में कमर बंधा या पटका लगाए हुए, पजामा नीचे पाजामा, चूड़ीदार पजामा पहने हुए, कुर्ता पहने हुए चित्रित किया गया है। इस तरह की कुछ विशेषताएं आएंगी, वो विशेषताएं आपको प्रत्येक शैली में एक जैसी दिखाई देंगी। तो और चमकीले वर्णों का यहाँ प्रयोग किया गया है, लेकिन थोड़ा सा वो चमकीले वर्णों में भी परिवर्तन आया। जैसे मेवाड़ शैली में वहाँ के लोक परंपराओं के आधार पर लोक रंगों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। इस तरह की कुछ निजी विशेषताओं के आधार पर इनको अपन अलग अलग शैलियों में या अलग अलग स्कूलों के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली। तो राजस्थानी शैली के अंदर जो प्रमुख शैली आती है वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर है जिसको अपन वर्तमान में भी झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, तो वो झीलों के कारण और वहाँ के राजप्रसाद या राजभवनों के कारण प्रसिद्ध रहा है। यह नगरी मनोरम झीलों के कारण विख्यात है। इन झीलों के अतिरिक्त चारों ओर के जंगल, पहाड़ियों तथा भव्य राजप्रसादों की शोभा के लिए को और अधिक बढ़ा देते हैं। मतलब ये झील हैं जो वहाँ के राजभवनों की शोभा को और अधिक बढ़ा देती हैं। झीलों के मध्य और किनारे पर बने राजमहलों तथा दुर्गनुमा महलों के कारण ये झीलें और अधिक आकर्षक बन जाती हैं। मतलब वहाँ के दुर्ग, महल और वहाँ की छोटी छोटी पहाड़ी श्रृंखलाएँ, वैसे यहाँ पहाड़ी श्रृंखला भी अधिक है कि कहते हैं इसके अंदर इतिहास में बताया गया 56 पहाड़ी यहाँ हैं छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य यह उदयपुर राज्य स्थापित था। ठीक है, झीलों के मध्य और किनारे पर बने राजमहलों तथा दुर्गनुमा महलों के कारण ये झीलें और अधिक आकर्षक बन जाती हैं, अर्थात और सुंदरता इनकी बढ़ जाती है। उदयपुर का राज दरबार सदैव संगीत, नृत्य की लय से गूंजता रहा है, अर्थात यहाँ के जो राजा थे उन राजाओं को कला से लगाव रहा है। यहाँ राजाओं की जीवन पद्धति मध्यकालीन वैभव की प्रतीक थी, अर्थात राजस्थानी शैली को मध्यकालीन कला केंद्रों में पढ़ा जाता है। तो मध्यकाल का जो समय था उस समय राजाओं की जीवन पद्धति मध्यकालीन वैभव के प्रतीक बन गई थी। ये राजपूत सभ्यता की छाप मेवाड़ की चित्रकला में दिखाई देती है। मैंने आपको बताया राजस्थान, पूरा राजस्थान में कौन से राजाओं का प्रभाव रहा? राजपूत राजाओं का। और राजपूत राजाओं की जो संस्कृति है उसका जो प्रभाव या उसका छाप है जो मेवाड़ शैली पर पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। मेवाड़ राजाओं का कला प्रेम, अर्थात यहाँ मेवाड़ के जो राजा थे उन राजाओं का कला प्रेम किस प्रकार रहा है कि कौन से राजा ने किस प्रकार कला में रुचि ली थी। तो उन सभी का अलग अलग मतलब राजाओं के नाम से अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थानी शैली में मेवाड़ का सर्वोपरि स्थान रहा है, जिसको प्राचीन समय में मेद पाट के नाम से जानते थे। कलात्मक दृष्टि से मेवाड़ शैली प्रेरणा स्रोत रही है, अर्थात कलात्मक दृष्टि से अन्य सभी शैलियों की जो प्रेरणा स्रोत रही है वो कौन सी रही है? मेवाड़ शैली। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं, या अपन ने भूमिका में पढ़ा है, पहले फर्स्ट में ही पढ़ा है कि राजस्थानी शैली का उद्गम जो सबसे पहले हुआ है वो मेवाड़ में ही हुआ है। तो मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर संभाग के नाम से जानते हैं। पहले मेवाड़ में आने वाले क्षेत्रों में कई बार अब आपसे पूछेंगे मेवाड़ में आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए, या मेवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। ऐसे कुछ छोटे वाले प्रश्नों को अपन में जैसे अध्ययन या अध्याय समाप्त होगा उसके बाद लिखवाया जाएगा, उनमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चनों को लिखवा दिया जाएगा। जैसे मेवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उदयपुर संभाग के नाम से जानते हैं। मेवाड़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेद पाट के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ में पहले आने वाले क्षेत्रों में कौन कौन से थे? उदयपुर, नाथद्वारा, गोगुंदा, चावंड, देवगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि प्रमुख केंद्र थे, और इन केंद्रों पर जिस कला शैली को विकसित हुआ था उसे मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता था। अब यूँ भी कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, तो इन केंद्रों पर मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था। इन केंद्रों पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे मेवाड़ शैली के नाम से जाना गया। अकबर के आक्रमणों के कारण उदय सिंह ने क्या किया था कि अकबर के जब आक्रमण हुए थे
तो उदय सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ को छोड़कर नवीन राजधानी उदयपुर को बनाया। उदयपुर को मैंने अपनी राजधानी बना लिया और उदयपुर की स्थापना भी महाराजा उदय सिंह के द्वारा ही की गई थी। इनके काल में भागवत पुराण 1540 ईस्वी का चित्रण किया गया एक ग्रंथ है। कौन सा है? भागवत पुराण। किसके समय का है? ये उदय सिंह के समय का है। राणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी की है। ढोला मारू, ये ढोला मारू इसके एक प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा से संबंधित चित्र को यहाँ चित्रित किया गया है। ढोला और मारू, ढोला कहते हैं क्या पुरुष को और मारू कहा जाता है स्त्री को। उनके प्रेम से संबंधित है, स्त्री पुरुष के प्रेम का एक प्रेमाख्यान है। वह 1542 ईस्वी की प्रसिद्ध कृति है, जो किसकी है? महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप सिंह के समय की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। ये कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। आपको ऐसे याद रखना होगा और इनके शॉर्ट क्वेश्चन बनाने होंगे कि महाराणा प्रताप के काल में मेवाड़ शैली की बनी हुई प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ढोला मारू। वर्तमान में वो ढोला मारू की कृति कहाँ पर सुरक्षित है या संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड, उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला केंद्रों के रूप में उभरे। अर्थात मेवाड़ का जो बदलता राजनीतिक परिवेश था, उस परिवेश में जो नवीन कला केंद्र पनपे या जो जगह पनपी, उनमें कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड, उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला के केंद्रों के रूप में उभरे थे। राणा अमर सिंह प्रथम 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी के काल में रागमाला 1605 ईस्वी के चित्र चावंड में चित्रित हुए। अर्थात ये चित्र जो प्रारंभिक चित्र हैं मेवाड़ शैली के, ये कहाँ पर चित्रित हुए? चावंड में चित्रित हुए थे, जिसके चित्रकार थे निशारदीन। आपको याद रखना होगा कि मेवाड़ शैली का प्रारंभिक जो कलाकार है, प्रारंभिक चित्रों का कलाकार है, वो कौन है? निशारदीन है। निशारदीन के द्वारा चित्रित किए गए दो ग्रंथों के नाम राणा अमर सिंह प्रथम के समय का एक तो रागमाला का चित्र है और ये कहाँ पर चित्रित हैं? चावंड में चित्रित किए गए थे। इन चित्रों में चमकीले चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया और ये हमारी राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता भी है कि यहाँ राजस्थानी शैली में चटकीले और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया था तथा मुखाकृति एवं वेशभूषा के अंकन में कोणात्मकता दिखाई देती है। कोणीय प्रभाव के साथ यहाँ की क्या मुखाकृति और वेशभूषा को चित्रित किया गया था। इस प्रकार का चित्रण करण सिंह और जगत सिंह प्रथम के शासनकाल तक चलता रहा। इस प्रकार के चित्र कब तक बनते रहे? करण सिंह और जगत सिंह के शासनकाल तक रहे। करण सिंह के उत्तराधिकारी राजा जगत सिंह के काल में कृष्ण जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। अर्थात जगत सिंह के शासनकाल में कौन से चित्र बने? कृष्ण जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ था, क्योंकि यह वल्लभ संप्रदाय के कारण श्री कृष्ण के जीवन संबंधित चित्रण अधिक हुआ या अधिक प्रिय थे इनको। रागमाला जिनमें कौन कौन से चित्र बने, जैसे कौन कौन से ग्रंथों के चित्र बने? राजा जगत सिंह के समय एक तो रागमाला 1628 ईस्वी, रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी चित्र अधिक बने थे। इस काल के अन्य क्षेत्रों में गीत गोविंद, सूरसागर, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई से संबंधित चित्र बने। इसके अलावा नायक नायिका भेद, उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र इस समय के प्रसिद्ध चित्रों में गिने जा रहे हैं। चित्र भागवत पुराण 1648 में जो चित्रकार साहबदीन द्वारा चित्रित की गई थी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बीच में नोट करना चाहिए कि राजस्थानी शैली या मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध जो चित्रित ग्रंथ हैं, उनमें ग्रंथों में कौन कौन से, जैसे भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिय है, साहबदीन वो निशारदीन है, मनोहर है, इन कलाकारों के द्वारा चित्रित किए गए थे। तो भागवत पुराण 1648 में चित्रकार साहबदीन द्वारा चित्रित की गई थी और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की प्रति भी है। मनोहर के द्वारा किसकी प्रति बनाई गई थी या चित्रित की गई थी? रामायण की प्रति को चित्रित की गई थी, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। यह प्रति 1651 ईस्वी में चित्तौड़ में लिखी और चित्रित की गई थी। तो ये अपनी मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथों में या प्रमुख उदाहरणों में गिने जाते हैं। इन चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सन 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी की अवधि में मेवाड़ चित्र शैली में निजस्व आ गया, वह बड़ा निखार आ गया था और 17वीं शताब्दी के अंत तक इसने उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त कर लिया था। अर्थात यह उत्कृष्टता को कब प्राप्त करती है? 17वीं शताब्दी में। इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे हैं? साहबदीन और मनोहर रहे।
इन दोनों चित्रकारों ने मेवाड़ शैली को मौलिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान रहा। तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि मेवाड़ शैली के ऐसे प्रसिद्ध 2 कलाकारों के नाम बताइए जिन्होंने मेवाड़ शैली को मौलिकता प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कौन हो गया? शहाबुद्दीन और मनोहर हो गए। ठीक है भाई। इसके बाद महाराणा जगत सिंह और राज सिंह का समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको इस लाइन को अंडरलाइन करके एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए क्या कि महाराणा जगत सिंह और महाराणा राज सिंह का समय मेवाड़ शैली का क्या कहलाया? स्वर्ण काल कहलाया। अर्थात इस समय मेवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजा राज सिंह प्रथम का मुगलों के विरुद्ध युद्ध, मुगलों से इन्होंने युद्ध किया था। किसके कारण किया था? श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में किया गया था। इस श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में आपको एक अंतर कथा बताता हूँ मैं कि ये श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ है और कहाँ से आई थी, और यहाँ इस मूर्ति को लेकर मुगलों से कितने समय तक अधिक इसके कारण युद्ध होते रहे थे। उदयपुर के महाराजाओं के और मुगलों के जो युद्ध हुए थे उनके युद्ध के पीछे प्रमुख कारण था श्रीनाथ जी की मूर्ति। यह श्रीनाथ जी की मूर्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण का ही पर्याय नाम है श्रीनाथ जी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा रहा है और मथुरा में इनका जो ये मूर्ति शिल्प है, श्रीनाथ जी वाला रूप है, ये मूर्ति शिल्प मथुरा में ही स्थापित था, किसी मंदिर में स्थापित था। लेकिन जब यहाँ मुगलों का आगमन हुआ और मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण करना शुरू किया और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उस समय क्या हुआ कि ये श्रीनाथ जी के मूर्ति के जो पुजारी था, उस पुजारी को एक दिन जब मुगलों का आक्रमण चल रहा था उस समय अपने सेवक या पुजारी जो वहाँ था उसको भगवान श्री कृष्ण ने या श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए और दर्शन देकर उनसे कहा कि भाई अब यहाँ मुगलों का आक्रमण होने वाला है और अपनी मूर्ति को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो मेवाड़ की तरफ कूच कर लो। इस बात में जब भक्त से या अपने सेवक से इस तरह की बात हुई तो सेवक ने अपनी मूर्ति को उठाया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उठाया और उठाकर वो लेकर चल दिए। और चलते वक्त जब मथुरा से चले तो मथुरा से निकलने के बाद वो जयपुर राज्य में प्रवेश कर गए। और जयपुर राज्य में जब प्रवेश किए तो जयपुर राज्य के जो राजपूत राजा थे उन राजपूत राजाओं से जाकर उन्होंने अपनी शरण प्राप्त की और उनसे कहा कि महाराज क्या मुझे यहाँ शरण मिल सकती है? उन्होंने कहा हाँ महाराज, क्यों नहीं मिलेगी, शरण तो मिलेगी। तो पुजारी ने कहा बोलो भाई मेरे पास इस तरह एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसकी सुरक्षा करने की यदि आप अपना दायित्व लेते हो या जिम्मेदारी लेते हो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, आपकी शरण ले सकता हूँ, अन्यथा मैं आगे चलूँ। तो उस भगवान श्री कृष्ण के भक्त या पुजारी से जयपुर के महाराजाओं ने कहा कि आप यहीं पर रुकिए और यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ स्थापना कर देते हैं। तो कहते हैं कि जयपुर के मध्य में जाकर इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को गोविंद देव जी के नाम से स्थापित कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर जब मुगलों का आक्रमण या मुगलों का कदम जयपुर की तरफ बढ़ा तो जयपुर की तरफ बढ़ते ही या बढ़ा उस समय फिर पुजारी से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने कहा कि अब भक्त यहाँ से भी अपनी मूर्ति को उठा और आगे बढ़ो और मेवाड़ की तरफ रवानगी लो, बाकी मूर्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। तो भक्त ने ऐसे ही किया और वो पुजारी अपने उस मूर्ति को लेकर आगे बढ़ गया। आगे जब बढ़ा तो आगे बढ़ते हुए वह सबसे पहले राजसमंद पहुंचा। मेवाड़ की तरफ जा रहा था, जब राजसमंद में पहुंचा तो राजसमंद के जो शासक था, राजपूत शासक था, उस शासक से जाकर उसने पूछा कि भगवान या राजन क्या मुझे यहाँ शरण मिलेगी? और शरण मिलती है तो मेरे साथ एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उस मूर्ति की सुरक्षा की भी अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं यहाँ शरण ले सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप मूर्ति सही सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने वहाँ जाकर उस मूर्ति को द्वारकाधीश जी के नाम से स्थापित कर दिया, जो राजसमंद कांकरोली में आज भी द्वारकाधीश मंदिर के नाम से स्थापित है। लेकिन वहाँ भी मुगलों के आँच पहुँचने पर फिर भगवान ने अपने भक्त को, अपने पुजारी को दर्शन दिए और पुजारी से कहा कि पुजारी अब यहाँ से भी अपनी मूर्ति को उठा ले, अगर सुरक्षित रखना है तो मेवाड़ में प्रवेश कर जाओ। जब भक्त उस मूर्ति को लेकर मेवाड़ में प्रवेश कर गया और मेवाड़ के राजपूत राजाओं से जाकर मिला तो उन मेवाड़ के राजपूत राजाओं ने कहा कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम श्रीनाथ जी की मूर्ति को मुगलों के द्वारा खंडित नहीं होने देंगे। तो पुजारी आप यहाँ शरण प्राप्त करो। और पुजारी ने वहाँ शरण प्राप्त कर ली और भगवान
कृष्ण की मूर्ति को वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के नाम से, अब वो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो 52 अंगुल की मूर्ति है, उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर दिया। जो सर्वप्रथम जो स्थापित किया मेवाड़ में, वो मेवाड़ में स्थापित करने की जगह थी नाथद्वारा, और नाथद्वारा का पहले प्रारंभ में नाम था सिंघाड़। सिंघाड़ में जाकर इसकी स्थापना कर दी, और वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर मुगलों के साथ मेवाड़ के राजाओं के अनेक युद्ध हुए, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को उन्होंने सुरक्षित रखा। उस भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति जो नाथद्वारा में है, उस नाथद्वारा की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद सुसज्जित करने की दृष्टि से उस श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर लगाया जाता है या टाँका जाता है। उन पेंटिंगों को पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंगों में गिनी जाती हैं, और वो मेवाड़ की एक उपशैली के रूप में विकसित हुई। तो वह मेवाड़ शैली में आती है, जो उपशैली आती है नाथद्वारा। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में हुआ, जिसकी स्थापना नाथद्वारा सिंघाड़ में की गई थी। ठीक है भाई, अर्थात कहाँ की गई? नाथद्वार में। किसकी मूर्ति? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की। किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली? वहाँ के राजाओं ने ली, और वहाँ राजाओं ने लेकर वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। और वहाँ स्थापित करने के बाद वहाँ जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए जो वहाँ पर मतलब पेंटिंग की गई थी, उन्हें पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना गया। कालांतर में नाथद्वारा वैष्णव व कला तथा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया था। कला संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का और कला का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ की कला आज विश्व भर में पिछवाई पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। अब आपसे यहाँ एक प्रश्न बन जाता है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक कंपटीशन की दृष्टि से भी, प्लस अपने परीक्षा की दृष्टि से, इस परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा, आप 12th बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि पिछवाई पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। तो पिछवाई पेंटिंग कहते किसे हैं? आपको यहाँ नोट करना है कि पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं। कि ये नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। उस मूर्ति को सुसज्जित करने के लिए, सजाने की दृष्टि से वहाँ भगवान श्री कृष्ण या श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़ों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर टाँका जाता है। उन चित्रों को पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही वहाँ वो दर्शन हो जाते हैं, दर्शन होने के बाद वो पिछवाई पेंटिंगों को वहाँ से उतार दिया जाता है, और उतारने के बाद बाजार में वो एक चित्रकृति के रूप में, प्रसाद के रूप में बिकती हैं। वो उनको पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना गया। तो साधारण भाषा में फिर दोबारा से कि पिछवाई पेंटिंग श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित विषयों को कपड़ों पर चित्रित कर पर्दों के रूप में टाँकी जाती है, जिनको पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और वो पिछवाई पेंटिंग दर्शन के बाद क्या होते हैं? बाजार में आ जाती हैं। और बाजार में आने के बाद वो पिछवाई पेंटिंगों को कौन खरीदता है? सेवक लोग या भक्त लोग। किसके रूप में खरीदते हैं? प्रसाद के रूप में करते हैं, जो विश्व भर में आज प्रसिद्ध हैं। राज सिंह के काल में अनेक भक्तिकालीन व रीतिकालीन काव्य ग्रंथों से प्रेरित विषय छूटकर उनमें से ग्रंथ चित्रों के रूप में चित्रित किए गए थे। कौन कौन से ग्रंथ किस प्रकार के चित्रित किए गए थे? भक्तिकालीन और रीतिकालीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का चित्रांकन कार्य किया गया था। राज सिंह के पश्चात उनका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा, और 1680 से 1698 ईस्वी तक मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन रहा। इस काल में गीत गोविंद, वही भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित जयदेव की कृति है गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत पुराण, रागमाला, ये राग रागनी संबंधित है, पृथ्वीराज रासो, रघुवंश, रसिक प्रिया, सूरसागर आदि ग्रंथों का चित्रांकन मेवाड़ की कला के विकास को प्रकट करते हैं। अर्थात राज सिंह के पश्चात उनका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा, और वो जयसिंह गद्दी पर बैठने के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर इस काल में गीत गोविंद के चित्र बने, श्रीमद् भागवत पुराण के चित्र बने, रागमाला के चित्र बने, पृथ्वीराज रासो, रघुवंश, रसिक प्रिया, सूरसागर आदि ग्रंथों का चित्रांकन मेवाड़ की कला के विकास को प्रकट करते हैं। फिर अमर सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं, और 1698 से 1710 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। उस समय के चित्रित ग्रंथों में रसिक प्रिया के 46 लघु चित्र उल्लेखनीय हैं। किसके लघु चित्र? किसके? रसिक प्रिया के। किसके समय के? अमर सिंह द्वितीय के। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मेवाड़ की चित्रकला नए आयामों को
छू लेती है। यह काल मेवाड़ में शांति और समृद्धि का युग माना जाता है। बिहारी सतसई, गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, कालिया दमन या कालियादम आदि प्रमुख ग्रंथों का चित्रण इनके समय हुआ था। किनके समय? महाराणा संग्राम सिंह के समय, क्योंकि इस समय समृद्धि और शांति का समय था मेवाड़ का। इस समय तक मुगल चित्रशैली का प्रभाव मेवाड़ शैली में स्पष्ट रूप से आने लग गया था। अर्थात तो उसी समय अपने यहाँ क्या चल रहा? मुगल प्रभाव चल रहा था, और वो मुगल प्रभाव हमारी मेवाड़ शैली में भी प्रवेश कर जाता है। मेवाड़ के इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह 1777 से 1828 ईस्वी का काल है, जिसमें भित्ति, ये भत्ती नहीं है, ये भित्ति है, यहाँ भित्ति कर लेना, भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, अर्थात दीवारों पर चित्रों का निर्माण अधिक से हुआ। जिसके उदाहरणों में यदि उदाहरण देखे जाएं तो उस समय के उदाहरण अंतिम चरण है महाराणा भीम सिंह का। उसके समय के जो चित्र देखे जाएं भित्ति चित्रों के रूप में देखे जाएंगे, और वो भित्ति चित्रों के रूप में जो देखे जाते हैं वो कहाँ देखे जा सकते हैं? मर्दाना महल, बापना की हवेली, एकलिंग मंदिर के पीठाचार्य जी का निवास तथा कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में भित्ति चित्रों के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार मेवाड़ में उदयपुर के अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर समय समय पर चित्रों का निर्माण होता रहा, जिनमें चित्तौड़गढ़, चावंड और नाथद्वारा प्रमुख रहे। और नाथद्वारा में आपको बताई दिया कि नाथद्वारा की ही मेवाड़ की एक उपशैली रही है नाथद्वारा। और नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध रही है? पिछवाई पेंटिंग। नाथद्वारा में किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो पेंटिंग बनाई जाती है उन्हें किस नाम से जानते हैं? पिछवाई पेंटिंगों के नाम से। पिछवाई पेंटिंग कहते किसे हैं? नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को कपड़ों पर चित्रित कर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे टाँका जाता है, जिनको पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। उन पिछवाई पेंटिंगों को मतलब कौन खरीदते हैं? वहाँ के भक्त लोग या प्रसाद के रूप में खरीदते हैं। ठीक है, श्रीनाथ जब वो पिछवाई पेंटिंगों का चित्रित विषय क्या हो गया? कृष्ण लीला से संबंधित चित्रित विषय हो गया था। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र, अर्थात मेवाड़ शैली में क्या क्या प्रमुख चित्रित विषय रहे हैं या प्रमुख चित्र रहे हैं? 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रित विषय है या चित्र है। 1651 ईस्वी का मनोहर द्वारा रामायण और 1651 ईस्वी का मनोहर के द्वारा आर्ष रामायण मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आपके पास ये प्रश्न बन सकता है या आपको प्रश्न मिल सकता है बोर्ड परीक्षा में कि मेवाड़ शैली के 3 चित्रित ग्रंथों के नाम लिखिए और उनके कलाकारों के नाम लिखिए। जैसे शहाबुद्दीन के द्वारा तो कौन सा है? भागवत पुराण का, और 1648 ईस्वी में, और 1651 ईस्वी में मनोहर के द्वारा रामायण और आर्ष रामायण के मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रहे हैं। यह चित्र उस समय की सामाजिक और धार्मिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। मतलब मेवाड़ शैली के उस समय की सांस्कृतिक परंपरा को ये उजागर करते हैं या उभारते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं कि उस समय के इस तरह के चित्रांकन कार्य किया या उस समय की सभ्यता संस्कृति इस प्रकार की थी। मेवाड़ शैली के चित्रित विषय। अब प्रमुख चित्र जो बने हैं उन चित्रों में जैसे भागवत पुराण के, गीत गोविंद के और क्या नाम से रामायण के, आर्ष रामायण के जो चित्र बनाए गए थे इन राजाओं के शासनकाल में, मेवाड़ के राजा राज्य काल में या मेवाड़ में, उन चित्रों के चित्रित विषय हैं, उनकी विशेषता क्या रही है? उन विशेषताओं में देखिए मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले आपको विशेषताओं में एक पॉइंट बना लेना चाहिए, आकृति। उस आकृति में क्या करना चाहिए? आपको आकृति में लिखना चाहिए स्त्री पुरुष आकृति। सबसे पहले जैसे पुरुष आकृति पढ़ा अपन है, तो पुरुष आकृति में स्त्री पुरुष आकृतियों को यहाँ लंबा बनाया गया है, गोल और अंडाकार उनका चेहरा बनाया गया है। चिब्बुक और गर्दन, चिब्बुक यानी होती है ठोड़ी, और गर्दन का भार अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है, मतलब उनको ठीक ठाक हष्टपुष्ट बनाया गया है, कमजोर नहीं बनाया गया। मुख पर बड़ी बड़ी मूछें व विशाल नेत्र बनाए गए हैं। इसकी आकृतियों की विशेषता रही है कि मुख पर बड़ी बड़ी मूछें बनाई गई हैं व विशाल नेत्र बनाए गए हैं। स्त्री आकृतियों में मीनाकृत आँखें, ठिगना कद बनाया गया है। स्त्री आकृतियों में क्या बनाई गई है? मीनाकृत तो आँखें बनाई गई हैं और ठिगना कद बनाया गया है, और भरी हुई चिब्बुक बनाई गई है, चिब्बुक मांसलयुक्त बनाई गई है। अधर खुले हुए अर्थात होठों को खुले हुए बनाया गया है। नासिका नथयुक्त बनाई गई है, और इनकी नाक पर है ना, यहाँ की जो स्त्री आकृति बनाई गई है उनको नथ पहने हुए चित्रित किया गया है। ये एक आभूषण होता है जिसको पहने हुए चित्रित किया गया है। कपोल पर झूलते केस अर्थात बालों को कपोलों पर गिरते हुए केस बनाए गए हैं, तथा महिला आकृतियों को लहंगा
ये इनकी पोशाक आती है कि महिला आकृतियों को किस प्रकार की पोशाक पहनाई जाए। इसका अलग से भी आप विशेषता बना सकते हो कि वेशभूषा, इस तरह की वेशभूषा के नाम से अपन शीर्षक देके अलग इसकी क्या विशेषता बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहीं पे बता दिया आपको कि महिला आकृतियों को लहंगा, ये तो आप पूरी राजस्थानी शैली में इस तरह के लिखना, लहंगा, पारदर्शी लुगड़ी, कमर तक चोली लटकती हुई चित्रित की गई है। ठीक है भाई, इस तरह की स्त्री आकृति की आंखें वेशभूषा में रहा है। अब आता है इसका प्रकृति चित्र। अब प्रकृति चित्रों में मैंने आपको पहले ही इसके पृष्ठभूमि जो अपन ने पढ़ी है, मुख्य भूमिका जो पढ़ी है, उस भूमिका में आपको बताया कि उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और झील और वहाँ के राजप्रसाद व छोटी छोटी पहाड़ियों के कारण ही, सुंदरता के कारण ही प्रसिद्ध है। अब वो छोटी छोटी सुंदरता है, वो सुंदरता अपने इन चित्रों में भी उतर कर आई है, और उसी कारण यहाँ के जो प्रकृति परिवेश है या यहाँ के चित्र हैं, उन चित्रों में वहाँ के राजप्रसाद उनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तो देखिए, पृष्ठभूमि सामान्यतः बेल बूटेदार वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है। वास्तुशिल्प का तात्पर्य है कि भवनों से परिपूर्ण है, जिसमें गुंबद वाले मंडप, गुंबद वाले होते हैं, ऊपर वो बने गुंबद बनी हुई हो, उसको कहते हैं मंडप। गोल होता है, गोल छतरीनुमा। छोटे छोटे बुर्ज होते हैं, महलों के चारों तरफ चौकियां बनी होती हैं, उन्हें बुर्ज कहते हैं। बुर्ज भी हैं। वृक्षों का चित्रण स्वाभाविक हुआ है। इस शैली में कई प्रकृति चित्रणों में जो वृक्षों का अंकन किया गया है वो स्वाभाविक अर्थात यथार्थपूर्ण किया गया है। पशु पक्षी चित्रण, ये मेवाड़ शैली में पशु पक्षियों का चित्रण किस प्रकार किया गया है। प्रकृति के संतुलित चित्रण के साथ साथ पशुओं में हाथी, शेर, हिरण, पक्षियों में चकोर, मयूर, बगुला, सारस आदि का चित्रण बहुलता से किया गया है। यहाँ पर कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली के अंदर। यहाँ के फिर आते हैं मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध जो रंग हैं, यहाँ की कला के रंग हैं, उनमें रंगों में मैंने आपको बताया, वैसे तो राजस्थानी शैली की जो चित्र शैली है, कोई सी भी चित्र शैली हो, उसमें चटकदार व चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ लोक संस्कृति के अनुसार या लोक कलात्मक रंगों की छटा मेवाड़ कला की निजी परंपरा रही है। यहाँ रंगों में विविधता रही है। इस प्रकार आज अपन ने किसको पढ़ा? मेवाड़ शैली को। तो मेवाड़ शैली के 5-6 मतलब जैसे जैसे अपन ने पढ़ा, तो इसमें छोटे प्रश्नों में आपको लिखना है कि मेवाड़ को पहले यानी पहले किस नाम से जानते थे? मेदपाट के नाम से जानते थे। और अपनी राजस्थानी शैली के प्रेरणा स्रोतों में सबसे प्रमुख जो अगर स्रोत माना जाए तो कौन सी शैली को माना जाएगा? मेवाड़ शैली को माना जाएगा। और मेवाड़ शैली में कौन सी उपशैली का विकास हुआ जो विश्व भर में प्रसिद्ध है? नाथद्वारा शैली का उपशैली का विकास हुआ। नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध हुई है? पिछवाई पेंटिंग। नाथद्वारा में किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति है, और वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को किससे सजाया जाता है? पिछवाई पेंटिंगों के द्वारा सजाया जाता है। पिछवाई पेंटिंग क्या होती हैं? अर्थात नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर कपड़ों के पर्दों के रूप में लगाया जाता है। उनको पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मेवाड़ शैली में जो स्वर्णकाल रहा है, वो स्वर्णकाल में जगत सिंह और राज सिंह का शासनकाल रहा था, उसको मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। और संग्राम सिंह का अंतिम समय रहा है। उस समय तक यहाँ पर चित्रकला का मुगल प्रभाव आने लग गया था। अर्थात हमारी राजस्थानी शैली का जो अंत होगा, वो अंत होने का अंत में तात्पर्य यह है कि मुगल शैली के प्रभाव के कारण यह शैली नष्ट होती दिखाई देती है। ठीक है भाई। अब मेवाड़ शैली के कुछ चित्रित विषयों में अपन ने पढ़ा कि भागवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों को यहाँ पर चित्रित किया गया था। इसके क्षेत्रों में अपन ने पढ़ा गोगुंदा, चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसके प्रमुख केंद्र थे। उदयपुर राज्य को अपनी राजधानी किसने बनाया था? उदय सिंह ने बनाया था। किसके आक्रमणों के कारण बनाया था? अकबर के आक्रमणों के कारण बनाया था। और यहाँ मेवाड़ के राजाओं और मुगलों के बीच में किसको लेकर युद्ध चलते रहे थे? कि नाथद्वारा की श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर चलते रहे थे। अब आता है जैसे मेवाड़ शैली के जो चित्रित मतलब चित्र हैं, उन चित्रों की विशेषताएं क्या रही हैं? तो विशेषताओं में मैंने आपको बताया, एक सबसे पहले तो आकृति पढ़ो। आकृति में अपन पढ़ेंगे स्त्री पुरुष आकृति कैसे बनाए गए। जैसे लंबे बनाए गए, गोल अंडाकार इनके मुख बनाए गए थे। इनकी वेशभूषा में जैसे पारदर्शी ओढ़नी, लहंगा और चोली को पहने हुए स्त्री आकृतियों को बनाया गया। और नासिका को बाहर निकले हुए बनाया गया, जिसमें नथयुक्त बनाया गया था। प्रकृति चित्रण में बनाया गया कि वातावरण के अनुसार यहाँ के प्रकृति चित्र को मनोरम और सुंदर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक छटाएं सुंदर हैं। क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी और स्थापत्य कला की या वास्तुकला की दृष्टि से प्रसिद्ध रहा है।
इसके साथ ही इस शैली में जो पक्षी चित्रण किया गया था, उन पक्षी चित्रों में बताया हाथी, शेर, हिरण, पक्षियों में चकोर, मयूर, बगुला, सारस आदि का चित्रांकन अधिकता से किया गया है। और रंगों में बताया कि मेवाड़ शैली में लोक कलात्मक रंगों की छटा मेवाड़ शैली की निजी परंपरा के साथ चित्रित की गई है। इस प्रकार अपन ने मेवाड़ शैली को पढ़ा। मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में पढ़ा अपन ने, एक तो साबुद्दीन, एक निशारुद्दीन, एक मनोहर जैसे प्रमुख कलाकार इस शैली को मतलब अपनी मौलिकता देते हुए मौलिकता के आधार पर निजी पहचान दी इन कलाकारों ने। आज अपन ने मेवाड़ शैली को पढ़ा और मेवाड़ शैली के बाद जो राजस्थानी शैली के आने वाली जो स्कूल है, उस स्कूल में अपन राजस्थानी शैली में मारवाड़ शैली को पढ़ेंगे। और मारवाड़ शैली में आने वाले या मारवाड़ क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को कहते हैं, जैसे वर्तमान में जोधपुर संभाग, जोधपुर में आने वाले क्षेत्र थे कौन कौन से, बीकानेर और किशनगढ़, जैसलमेर आदि इसके प्रमुख क्षेत्र रहे थे। और उन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। तो आज का इतना ही, और आगे आने वाली जो स्कूल है वो है मारवाड़ स्कूल। ठीक है, धन्यवाद।